Hello everyone, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academic Zone. My dear students of standard 12th. देखिए आप लोग जैसे मुझे कहते कि हिंदी के लिए भी कुछ समरी करके आप लोगों को बता देने के लिए, तो मैं 11th और 12th से अपने हिसाब से लगभग करीब करीब मैं जितना हो पा रहा हूं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आज देखिए 12th के लिए, खास करके स्टैंडर्ड 12th के लिए एक पोएम जो है वो लेकर मैं आया हूं और वो है ओ सदानीरा। तो ओ सदानीरा जो है ये जो एक पीस जो है मतलब ये मतलब राइटर की जो अपना एक लेख जो है ये, तो लेखक का जो पहले मैं, ये कविता नहीं है एक लेख है। तो ओ सदानीरा जो है एक लिखा हुआ, मतलब सोचिए कि राइटर ने एक गंडक नदी जो है उसके तट के बारे में और वहाँ की जो परंपराओं के बारे में, चंपारण की स्थिति कैसे, मतलब बाढ़ आती है नदी में तो नदी कैसे चंचल उन्मत्त हो जाती है एकदम पूर्ण यौवना की तरह, और नदी के बाढ़ जो है चूंकि वहाँ से पेड़ वगैरह कट चुके हैं तो किस किस तरीके से बाढ़ से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं। तो हर तरह का एक वर्णन उन्होंने किया है। और ये जो मतलब लेख जो है, जहाँ ये एक नाट्यकार भी हमारे जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, तो उनका एक नाट्य का भी एक यहाँ पर कुछ विशेष चीज जो है इसके तहत मतलब हम लोग देख सकते हैं। इस एक तरह का ये नाटक भी हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इसकी एक सारांश जो है कोशिश करता हूं आपको बता देने के लिए। देखिए जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाट्यकार थे, यूं कहा जाए उनका नाटक बहुत सारा आया है और उनके नाटकों में कौतूहल हो, स्वच्छंद प्रेमाकुलता है, ये सब चीजें जो है देखने को मिलती है। नाटकों का अगर देखिए कोई इतिहास पर्यावरण में घटित करने या रचने का मोह भी मिलता है नाटकों में, उनका ये चीज भी देखने को मिलती है। परंतु समसामयिक को अनुभव के रूप में अनुभूत करके उसकी प्रामाणिकता को संस्कृति के माध्यम से सिद्ध करने का आग्रह उनके नाटकों में हमें देखने को मिलती है। तो एक जो है उनके नाटकों में जो यथार्थता जो है वो देखने को मिलती है। और जैसे अभी ये भी जो मैं अभी पढ़ने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, तो आप देखेंगे तो किस तरीके से इन्होंने उसका वर्णन किया है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी में एमए जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मतलब किया उन्होंने, और वे ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक पद पर भी रहे। बाद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार की विजिटिंग फेलो भी बने वहां पर। जगदीश चंद्र का लेखन जो है उनके अध्ययन काल से ही प्रारंभ होता है और चलता रहता है, और 3 छोटे ऐसे नाटकों के माध्यम से वे अपने सृजनशीलता की धारा के प्रति उन्मुख हुए, आगे बढ़े। छोटे छोटे 3 जो है नाटक उन्होंने लिखा था। प्रयाग में उनके नाटक चांद रूपाब पत्रिकाओं में न केवल छपे ही, बल्कि उन्होंने वीर अभिमन्यु आदि नाटकों में भाग भी लिया। नहीं उन्होंने वो क्योंकि बल्कि उन्होंने वीर अभिमन्यु जो नाटक जो है वहां उन्होंने भाग भी लिया था। तो नाटकों से जो है उनका खास लगाव रहा। इनकी रचनाओं में भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीर, परंपराशील नाट्य, पहली राजा और मतलब जीना जाना इत्यादि बहुत सारी चीजें जो हैं इनके इसमें कृति में शामिल होती है। कोणार्क खास करके इनका एक उत्तम नाटक था। अब देखिए यहां जो है ओ सदानीरा, नीर तो हम लोग किसको कहते हैं, तो ओ सदानीरा जो पानी और इसके लेकर नदी को लेकर वहां किस चीज, गंडक नदी जो है। तो जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के माध्यम से गंडक नदी को निमित्त बताकर, यानी उसे निमित्त बनाकर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह जो वहां किस तरीके से चलता है उसकी एक अंतरंग झांकी जो है हमें पेश करते हैं अपने इस ओ सदानीरा के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से उसके कल्चर को, आसपास के माहौल को वो ज्यादा उजागर करते हैं, पेश करते हैं, जो स्वयं गंडक नदी की तरह प्रवाहित दिखलाई पड़ती है, यानी वो चलता फिरता घूमता दिखाई देता है गंडक नदी के तरह, उसके धारा प्रवाह की तरह। सर्वप्रथम चंपारण क्षेत्र की प्रकृति वातावरण का वर्णन करते हुए उनकी एक एक अंग की मनोहारी अंकन करते हैं, उनके वो एक एक जगह वहां का कैसा मौसम है, किस तरह का वातावरण है। जैसे छायावादी कविताओं में प्रकृति का मानवीकरण देखा जा सकता है, उसी तरह निबंध में भी ये देखा जा सकता है। इनका इसमें ये जो निबंध उन्होंने पेश किया हमारे सामने, तो उनमें हर छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने दिखाया, वहाँ के आसपास के जो गंडक नदी के किनारे की जो माहौल है, वहाँ जो रहन सहन है लोगों का किस तरह का, तो वो सब देखने को मिलता है इस निबंध के माध्यम से।
इसके साथ माथुर संस्कृति के गर्त में जाकर नदियों में कैसे मतलब उनकी संस्कृति, खास करके गंडक नदी की जो एक बात है वो लेके उसके अंत मतलब तह तक जाके उन्होंने क्या बताया कि देखिए नदियों में जब बाढ़ मतलब आना, उन्हें ऐसा लगता है नदियों में जब बाढ़ आता है तो क्या महसूस करते हैं राइटर, लेखक को ये लगता है कि उस समय जैसे उन्मत्त होकर जो यौवना वीरांगना हो, जो प्रचंड क्या कर रहे हैं, नर्तन करें, यानी नाच रही है एकदम उबलकर, एकदम उन्मत्त होकर यौवना, पूर्ण यौवना में, नदी का जो फूलना पानी का, उस तरह से मतलब गंडक का बहुत बाढ़ भयंकर होता है। उन्हें 60-62 की बाढ़ जो है वो रामचरितमानस की क्रोध रूपी कैकेयी की तरह दिखलाई पड़ती है, यानी रामचरितमानस में कैकेयी के जो क्रोध है उसकी तरह उन्होंने कंपेयर किया इस गंडक नदी की बाढ़ को। वे कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आना मनुष्य की उच्छृंखलता के कारण होता है। कारण क्या है, बाढ़ इतना क्यों आता है, तो यहां उनको कहना है कि जो यदि महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, इतना घना वन, उसको अगर नहीं काटा जाता मतलब मनुष्य द्वारा, तो इस कदर बाढ़ नहीं आती। ये जो बाढ़ से तहस नहस हो जाता है, इसका जो किनारे में बसे हुए लोगों का जीवन जो खत्म हो जाता है, तो इस तरह का बाढ़ नहीं आता अगर मानव इस तरह का काम नहीं किया होता, उसके तट पर के आसपास के जो महावन जो है उसको अगर काट कर हटा नहीं दिया होता। माथुर ये तर्क देते हैं कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब वसुंधरा भोगी मानव जो है अपने भोग विलास के लिए जो है वो अपने जंगलों की कटाई कर रहे हैं, इसको उन्होंने कहा, जो मतलब क्या बोल रहे हैं माथुर, वसुंधरा भोगी, वसुंधरा मतलब धरती, जिसको भोगने के लिए लोग आए हैं, जिनका सोच सिर्फ इतना ही कि मेरा हो गया, मैं खुश हूं, बस सब कुछ हो गया है, आगे किससे किसको क्या तकलीफ होने वाला है ये उसके अंदर सोच विचार की बात नहीं है, सिर्फ मैं से मतलब है कि मैं खुश हूं, मेरा हो गया, मेरा सब कुछ बढ़ गया, बस मैं खुश हूं। तो इसको उन्होंने कभी मतलब राइटर ने क्या कहा है, लेखक ने, वसुंधरा भोगी, यानी धरती पर सिर्फ वो खुद अपना भोगने के लिए आया है, और कुछ धर्मांध मानव, दोनों को उन्होंने एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है। और धर्मांध मानव क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हर चीज में कुछ भी चीज हो रहा है तो उसके ऊपर वो पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, और पूजा पाठ की जितनी भी सड़ी गली सामग्री जो भी चीज हो रहा है वो कहां बहा रहे हैं, तो गंगा में बहा दे रहे हैं, पानी में बहा दे रहे हैं और गंदगी फैला दे रहे हैं। इस तरीके से ये लेखक का मानना है। तो उससे क्या हो रहा है कि नदी का जो पानी है ना वो गंदा हो जा रहा है। तो यहां पर लेखक का कहना है कि मध्ययुगीन समाज की सच्चाई भी जो है वो यहां कोशिश किया लेखक ने बताने की, और आक्रमण के कारण ये अपनी महत्वाकांक्षा की तृप्ति के लिए मुसलमान शासकों ने अंधाधुंध जंगलों की कटाई की थी। देखिए ये जो लिखते हुए उन्होंने ये चर्चा भी किया, जब हमारे यहाँ मुसलमान शासक लोग आए तो उन्होंने कहा वहां पर वो जो गंडक नदी के किनारे जो जितना महावन, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ मुसलमानों मतलब शासकों ने आया और राज किया तो उन्होंने हमारे लिए बहुत क्षति पहुंचाई, और उन्होंने भी इस जंगल को काटना शुरू कर दिया, बहुत उसकी कटाई की। इसी तरह यहाँ अनेक संस्कृति आए और यहाँ रच बस गए, तरह तरह की संस्कृतियां यहाँ उत्पन्न हुई, आए और रचे बसे भी। सभी ने क्या कहा, सभी ने यहां आकर उसका दोहन किया है, उससे लिया है, उसको दिया कुछ नहीं है। चंपारण के प्रत्येक स्थल पर प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग में गांधी के चंपारण आने तक के पूरा इतिहास को अपने लेखनी के माध्यम से अच्छे बुरे प्रभाव को वो खंगालते अपने इस लेख के माध्यम से, कि गांधी जी जब आए उनके विचार से उनसे प्रभावित होकर लोगों के विचारधाराओं में, लोगों के सोच में क्या परिवर्तन आया, तो उन्होंने यहां इस लेख के माध्यम से यह भी बताया, पूरे इतिहास को बता रहे। इस परिचय के संदर्भ में कहीं भी कला संस्कृति उसकी भाषा उनकी आंखों से ओझल नहीं हो पाता, और लेखन के माध्यम से कभी भी यह हमें दिखने को नहीं मिला कि लेखक कहीं जो कला या संस्कृति को उन्होंने ओझल कर दिया, नहीं, उन्होंने सब वास्तविकता बताते हुए कला को भी और संस्कृति को भी जागृत रखा है इस लेख के माध्यम से। अंत में गंडक की महिमा का बखान करते हुए लेखक ये कहते हैं कि ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित कर रही है, तुझे पुकार रही है, तुझे बुला रही है, और तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उनकी नींव बहुत गहरी और मजबूत है, और उसे तू कभी ठुकरा नहीं पाएगी, यानी उसे तू ठुकरा नहीं पाएगी, उसे उसके आगे तुझे भी रुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये था आज का जो ये पाठ का विषय, ओ सदा निरा, और मैंने कोशिश किया कि उसके बारे में एक संक्षेपन जो है संक्षिप्त रूप से आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई पे ध्यान रखिए, फोकस कीजिए और अपना जो निजी पढ़ाई है उसको जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।